नमस्कार। कभी सोचिए कि कोई देश एक बहुत बड़ी शानदार इमारत की तरह है और उस देश का संविधान वो उस इमारत का फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा जिस पर सब कुछ टिका है। लेकिन क्या होता है जब वक्त के साथ उस इमारत में कुछ बदलाव करने पड़ें, कुछ नए कमरे जोड़ने हों? जाहिर है ब्लूप्रिंट को अपडेट करना पड़ता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि किसी देश के इस मौलिक ब्लूप्रिंट यानी उसके संविधान को कैसे और क्यों बदला जाता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि किसी देश के सर्वोच्च कानून, उसके संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ये तो देश की नींव है, इसे बार बार बदलने की क्या जरूरत। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा की जड़ तक ले जाता है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया में। वो ये कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। जी हाँ, संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जिसे बस दूर से देखा जा सके। इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे वक्त के साथ बदलना पड़ता है, समाज के साथ साथ इसे भी बढ़ना होता है। सोचिए, जो नियम कायदे 50 साल पहले एकदम सही थे, हो सकता है कि आज की जरूरतों के हिसाब से वो उतने कारगर ना हो। इसीलिए संविधान में बदलाव की गुंजाइश रखी गई है। तो संविधान को बदलने की इस प्रक्रिया को कहते क्या है? इसका एक खास औपचारिक नाम है। इसे कहते हैं संशोधन या अमेंडमेंट। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फॉर्मल प्रोसेस है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने, उसमें कुछ नया जोड़ने या किसी पुरानी चीज को हटाने का एक तयशुदा व्यवस्थित तरीका है। ये वो टूल है जिससे संविधान को हमेशा रेलेवेंट बनाए रखा जाता है। तो चलिए अब इस प्रक्रिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करती है। एक संशोधन की पूरी यात्रा, शुरू से लेकर कानून बनने तक। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया 4 मुख्य पड़ावों से गुजरती है। पहला कदम है बिल को संसद में पेश करना। ये बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे मुश्किल पड़ाव, बिल को दोनों सदनों से पास करवाना। और ये कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए एक खास बहुमत चाहिए। तीसरा पड़ाव, जो कुछ खास संशोधनों के लिए ही होता है, उसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी हाँ करवानी पड़ती है। और आखिर में जब बिल इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर के बाद ये संशोधन संविधान का हिस्सा बन जाता है। मैंने अभी खास बहुमत की बात की थी। चलिए अब इस पर जरा गौर करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो सारा खेल इसी का है। ये समझना बहुत जरूरी है। संविधान में संशोधन के लिए 3 तरह के बहुमत होते हैं। पहला है साधारण बहुमत, यानी जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा। ये कुछ ही मामलों में इस्तेमाल होता है। दूसरा और सबसे आम है विशेष बहुमत। इसमें 2 शर्तें हैं, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही वोट करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। ज्यादातर संशोधन इसी रास्ते से होते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे कठोर रास्ता, विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ में देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये तब होता है जब बदलाव देश के संघीय ढांचे यानी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता हो। ये जो 2/3 का आंकड़ा है ना, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि संविधान बनाना जितना मुश्किल था, उसे बदलना भी उतना ही मुश्किल बनाया गया है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से फटाफट बड़े बदलाव ना कर सके। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि संविधान को बदला कैसे जा सकता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और बहुत बड़ा सवाल अब सामने आता है। सवाल यह है कि क्या संसद के पास इतनी ताकत है कि वो संविधान का कोई भी हिस्सा बदल दे, या फिर कहीं कोई लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है? इसका जवाब हमें मिलता है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक सिद्धांत से, जिसे मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसका सार बस इतना सा है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे बेहतर बना सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा को, उसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो क्या है ये मूल संरचना? सोचिए, ये संविधान की वो नींव हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर पूरी इमारत टिकी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे संविधान की सर्वोच्चता यानी कानून का राज सबसे ऊपर है, देश का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, इसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का बंटवारा यानी सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग काम करना, और न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति।
इन चीजों को संसद संशोधन करके भी नहीं हटा सकती। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक तराजू की तरह है। एक पलड़े पर है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। ये संविधान को वक्त के साथ बदलने और प्रासंगिक बने रहने की ताकत देता है। और दूसरे पलड़े पर है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। विशेष बहुमत और मूल संरचना का सिद्धांत जैसे सुरक्षा कवच ये पक्का करते हैं कि देश के बुनियादी सिद्धांत और लोगों के अधिकार किसी भी सरकार की मनमानी से सुरक्षित रहें। और यहीं पर आके हम इस चर्चा के सबसे गहरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर पहुंचते हैं। किसी भी संविधान में स्थिरता और लचीलेपन का ये सही संतुलन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर दुनिया भर के लोकतंत्र आज भी लगातार बहस करते हैं। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है और यही बात इसे इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण बनाती है। इस पर जरूर सोचिएगा।